Hello everyone. So I welcome you again on our YouTube channel named UPSC Stinger. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी कि इतने दिन हो गए थे कि कोई वीडियो नहीं आई थी. देयर वर सम इश्यूज बट नाउ ऑल इश्यूज हैज़ बीन सॉर्टेड आउट एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट द कंटिन्यूअस वीडियोस. और अभी हम बात करेंगे ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हमारे यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में, कोचिंग फियर और फेलियर के बारे में. कि ये ना उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि व्हाट मिस्टेक दे शुड डू. सेकंड और थर्ड टाइमर्स हैं उन्हें पता चलेगा व्हाई दे आर गेटिंग कॉन्स्टेंटली फेल्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स. और जिन्होंने भी पास करने की कोशिश करनी है उनके लिए एक स्ट्रेटजी भी है इस वीडियो के अंदर कि हाउ यू शुड अप्रोच डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द ऑड्स. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं यूपीएससी की वैकेंसी से. वैकेंसी कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं और इस बार थोड़ी सी बढ़ के आई है, तो ये थोड़ी सी राहत की खबर है. बट हमें जो है वैकेंसीज़ के ऊपर नहीं, हमें अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, वैकेंसीज़ पे स्केल और इसके ऊपर तो बाद में सोचने के लिए पूरी दुनिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी के एक बहुत भयंकर रूप से निकलें ताकि एक प्रेस्टिजियस लाइफ हम जी सकें और लोगों की हेल्प कर सकें. जैसे ही अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया होगा, एकदम आग लग गई होगी यूपीएससी के माहौल के अंदर, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो, हर तरफ एक नया उछाल देखने को मिला होगा. शेयर मार्केट भले ही गिरे लेकिन आपका जो यूपीएससी का सिस्टम है ना वो बिल्कुल एकदम अटेंटिव हो जाता है. तो यू आर फीलिंग ए न्यू हीट कि भाई बजट भी आ गया, इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया और अब हम इन सबको करेंगे. और अब ये ऐसा सोचते ही आप बैठ गए एक टाइम बॉम्ब के ऊपर. कैसे? आप इस सारे चक्कर के अंदर अपना एक महीना वेस्ट करने वाले हो, डेफिनेटली 101%. कैसे? आप जो है ना कोचिंग माफियाज ग्राउंड के ऊपर आएंगे, बोलेंगे नया कोर्स ले लो बजट का, नया कोर्स ले लो इकोनॉमिक सर्वे का, नया टेस्ट सीरीज़ ले लो बजट की और नई टेस्ट सीरीज़ ले लो इकोनॉमिक सर्वे की. आप सबको लगेगा भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बजट से. और फिर वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे पिछले साल के, देखो ये 6 क्वेश्चन जो है ना वो बजट से आए थे, 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आए थे, मतलब आप नियरली 30 क्वेश्चन आप यहीं से आते हैं, 15 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 30 मार्क्स यहीं से बनेंगे. आपको लगता है यार 15-20 नंबर से मैं फेल हुआ था, अगर इसको कर लेता हूँ देन आई विल सेल द बोट. और ऐसा ही आपको लगेगा, डेफिनेटली हर किसी को लगता है. तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करेंगे और ये सारा सिस्टम जो है वो आप ज्वाइन करेंगे. लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्हाट्स द इश्यूज़ इन दैट. और एक महीने के बाद ना आपको खुद ऐसा लगेगा जैसा ब्रेकअप के बाद फील होता है. ठीक है, जैसा इनको लग रहा था कि भैया बना गए आपका, तो आपको पता चलेगा बना गए. क्यों बना गए? इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि जो भी आप बजट के अंदर पढ़ेंगे ना वो आपकी करंट अफेयर के अंदर कहीं ना कहीं पे कवर होगा. जो आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इसके अंदर कवर होगा. और बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो कैंडिडेट करते हैं जिनका या तो सिलेक्शन हो चुका होता है या फिर जिन्हें रैंक इंप्रूव करनी होती है. ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जिन्होंने एक दो बार जिन्होंने अपना जो स्टैटिक या कोर सिलेबस है उसको पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, सो नाउ दे हैव नथिंग टू रीड और अब उनको जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जाना है बिकॉज दे वांट टू एनहांस देयर मोर प्रिपरेशन. लेकिन जो न्यू कमर्स हैं दे शुडंट फॉल इन दिस ट्रैप. ठीक है, क्यों फॉल नहीं करना चाहिए वो हम आगे बताएंगे. फिर उसके बाद जब आपको एक महीना बीत जाएगा ना तब आपको लगेगा कि अब तो यार मतलब बहुत बुरा काम हो गया हमारे साथ. लेट्स चेक ऑन यूट्यूब. यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ का सोल्यूशन है. और फिर आएगा यूट्यूब का चक्कर बाबू भैया. ठीक है, फिर आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ोगे. कैसे पढ़ोगे? जब आप इनकी बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस देख रहे होगे, इनकी इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे होगे, तब आप साइड बाय साइड है ना यूट्यूब समझ जाएगा आपके रिकमेंडेड सेक्शन को देखते हुए कि यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट. और फिर आपको वो टॉपर्स की वीडियो दिखाना शुरू करेगा. फिर आप आओगे टॉपर्स की वीडियो के अंदर. टॉपर्स की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ऑप्शनल नाम की भी कोई चीज़ होती है और ऑप्शनल के ऊपर तो फोकस किए बिना आप जीत नहीं सकते. फिर वो आपको बताएंगे कि ऐसे होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए और ऑप्शनल होना चाहिए, देन यू विल सेल द थिंग. अब आपको लगेगा कि यार ऑप्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. फिर आप फिर टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठोगे, मतलब फिर आप 10 से 15 दिन सब कुछ छोड़ के ऑप्शनल की तैयारी करोगे. ऐसे हार्ड वर्क करोगे, पसीना बहाओगे, फिर आपको पता चलेगा यार अभी प्रीलिम्स तो पास हुआ नहीं, ऑप्शनल की तैयारी करके फ़ायदा क्या. ठीक है, फिर आप इस चिंता के अंदर बैठोगे और फिर आपको दिखेगी एक रे ऑफ होप. ठीक है, रे ऑफ होप मतलब हाँ इससे हम पास हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब के तो आप कॉन्स्टेंटली टच में होगे ना, तो यूट्यूब आपको रिकमेंडेड वीडियोस के अंदर दिखाता रहेगा. फिर आप कहोगे कि यार अब जो ना टेस्ट सीरीज़ देखनी चाहिए. टॉपर्स ने भी कहा था कि भाई हमने जो है 70-80 टेस्ट लगाओ और प्रीलिम्स पास कर जाओ. फिर आप जाओगे टेस्ट सीरीज़ की तरफ कि हम लगाएंगे टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, और फिर यही बात कि टॉपर्स का व्यू पॉइंट और यूट्यूब का चक्कर बाबू भैया. फिर आपको लगेगा जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, यस अब मैं कर लूँगा, अब मैं दोबारा से ट्रैक पे आ गया हूँ, हर चीज़ मेरे हाथ में है. और फिर वहाँ पे कोचिंग माफियाज दोबारा से खुश होंगे. पहली बात तो आपने उनके बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सब कुछ ले लिया, कोई बात नहीं, नो इश्यूज़ इन दैट, बट दे विल स्टिल हैप्पी. क्यों? जैसे ही आप उनकी टेस्ट सीरीज़ में बैठोगे ना वो आपको ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन से भर भर के टेस्ट सीरीज़ देंगे. उनके अंदर
अनएक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स आएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, पता नहीं क्या क्या बात पूछेंगे। नेशनल पार्क्स के ये एकदम डीप के अंदर जाएंगे, नेशनल पार्क के कुत्ते बिल्ली वहाँ पे क्या क्या रहते हैं उन सभी के बारे में, और दूसरी तरह की ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन दे विल आस्क, ताकि आपका स्कोर कम आए, मिनिमम स्कोर आए आपका। और जैसे ही आपका स्कोर कम आएगा, आप रोने जैसा भोंदू जैसा मुंह लेके बैठ जाओगे कि भाई अब तो हमारा स्कोर भी कम आ रहा है, अब हम क्या करेंगे। फिर अब दोबारा से यूट्यूब वीडियो देखेंगे, फिर यूट्यूब वीडियो के अंदर क्या बताएंगे वो कि भाई देखो आपका स्कोर कम है टेस्ट सीरीज़ के अंदर, कोई बात नहीं है, हम गारंटीड आपका सिलेक्शन कराएंगे, आप हमारी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, आप ये कीजिए, हमारा मटेरियल ही अच्छा है, आप इसे परचेज कीजिए, आप ये कीजिए। सो यू विल फॉल इन दैट ट्रैप अगेन। मतलब जितना आप रोएंगे धोएंगे उतना ज़्यादा कोचिंग माफियाज को बेनिफिट होगा ही होगा। फिर जैसे ही आपका समय थोड़ा और बीतेगा, आपको शॉक ऑफ द सेंचुरी लगेगा, क्या, ओ माय गॉड, हमने तो करंट स्टैटिक और इसके ऊपर सबके ऊपर आग लगा दी, लेकिन हमारा जो स्टैटिक है उसे हम भूल गए। हमने तो बजट कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे कर लिया, ये वो आग अड़ंगा, लेकिन ये स्टैटिक को तो हम छोड़ के बैठे हैं। तो व्हाट अबाउट द स्टैटिक। फिर यूट्यूब की कंटिन्यूस रिकमेंडेड वीडियोज़ के अंदर आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपर्स और जो दूसरे लोग हैं वो ये बात करेंगे कि यू शुड थिंक अबाउट द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी इज़ अ बेसिक फाउंडेशन। अब आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए, स्टैटिक का बेस्ट पोर्शन एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे कवर करे। देन यू विल फील कि वी शुड ज्वाइन एनी कोर्स, और हमें कोई वीडियो जो है उससे हमें इस सारे काम को करना पड़ेगा। और फिर वीडियो देखने का क्या फ़ायदा जब याद नहीं होगा। देन यू विल गो फॉर द टेस्ट सीरीज़, यू विल गो फॉर द टेस्ट सीरीज़, और इन कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज़ और वीडियो के फिर एक अच्छे अच्छे फैंटास्टिक से पैकेजेस बना के आपके सामने रखे जाएंगे। एंड विद दोज पैकेजेस यू विल अगेन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द कोचिंग माफियाज, राइट। देन जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास होगा, व्हेन एग्ज़ाम विल नियर टू यू, देन यू फील द एनजाइटी अटैक्स। ठीक है, वैसे एज तो 60 के बाद आते हैं ऐसे अटैक्स, बट देन यू विल फील सच एनजाइटी इशूज़ कि आपने एक साल मेहनत की नहीं की, दैट यू विल फील कि हमने कुछ अच्छा नहीं किया। देन आपके सामने दो कंडीशंस होंगी, फर्स्ट टू अपीयर एंड सेकंड टू नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम। फर्स्ट इफ़ यू विल से कि हम अपीयर करेंगे, देन यू विल गो विद हाफ हार्टेडली, एंड इफ़ यू से कि हम नहीं अपीयर करेंगे, देन यू विल बी अगेन इन एक अलग मोड के अंदर। फर्दर केस क्या होगा, हमने देखा आप अपीयर करेंगे या फिर आप नॉन अपीयर होंगे। इफ़ यू विल गोइंग टू अपीयर, देन यू हैव ऑलरेडी लूज फेथ, आपका अपने ऊपर पहले ही विश्वास नहीं है। दैट मीन्स अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, देन हाउ वुड द यूपीएससी पुट अ फेथ ऑन यू। यू विल गोइंग टू रन अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, या फिर आप फॉरेन सर्विसेज के अंदर जाएंगे। तो जब आपका अपने ऊपर ही फेथ नहीं होगा, देन हाउ कुड यूपीएससी बिलीव ऑन यू। तो यूपीएससी विल नेवर गोइंग टू मेक यू सक्सीड इन दैट रिजल्ट। ठीक है, और फिर जैसा कि होता आया है हमेशा से रिजल्ट आएगा एंड यू विल गेट द फेल एंड अगेन यू गेट डिप्रेस्ड। और जो नॉन अपीयर्ड होंगे, दे विल गोज ऑन द रिलैक्स मोड, दे विल कमेंट ऑन अदर सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड सच ऑल अदर काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे विल फाइंड कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर वो सोशल मीडिया मोड को ऑन कर देंगे, फिर अपने इंस्टा के ऊपर जाएंगे, येस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे कुछ समय के लिए कि हाँ बनने के बाद भूल मत जाना, इस साल का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक इज़ अ वेरी गुड थिंग। यूपीएससी के अंदर ब्रेक एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि हम एक साल का ब्रेक ले रहे हैं, मतलब एक साल के अंदर हम और अच्छी तैयारी करके नेक्स्ट टाइम हम जो है वो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले लेंगे। और फिर से आप उसी ट्रैप के अंदर जाओगे कि भाई फिर आपके सामने ना वीडियोज़ आएंगे ऐसा कि 2025 की स्ट्रेटजी ले लो, 2026 की स्ट्रेटजी ले लो, फिर आप इन स्ट्रेटजीज़ के चक्कर में अपना समय और बर्बाद करने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू नाउ एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। कुछ लोग कहेंगे सर दीज ऑल काइंड, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव स्टफ से नहीं, इट इज़ द रियलिटी। और जिनके 2-3-4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, आस्क देम, दिस इज़ द रियलिटी, और यही एक रियलिटी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं फेथ। क्या फेथ, फेथ रखिए। सबसे पहले फेथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के ऊपर यूपीएससी आपको सेलेक्ट करेगा, इसी के ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जॉब मिलेगी, इसी के अंदर आप अपने फैसले ले पाएंगे। अगर आपको अपने फैसलों पे फेथ नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा। तो यूपीएससी आपको ये फेथ करना सिखाता है। फेथ किसके ऊपर, अपने मटेरियल्स के ऊपर। आपने अभी तक जो भी जितना भी जहाँ से भी पढ़ा है, कीप अ फेथ ऑन दैट, वो चीज़ गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर अपने टीचर्स के ऊपर, जो भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, बी इन कॉन्स्टेंट टच विद देम। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कहिए, पूछिए, और दे विल बी देयर टू हेल्प यू। और उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा, कितना बेतुका क्वेश्चन है या फिर कितनी बेतुकी बात है, पर्सनल और प्रोफेशनल, एनी काइंड ऑफ थिंग, दे विल बी देयर टू हेल्प यू। और अभी ना इमीडिएटली प्री मोड के अंदर शिफ्ट मत कीजिए। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, आपका 6th मंथ के अंदर एग्जाम है, 2nd मंथ आपका शुरू हो रहा है, सो यू हैव एम्पल इनफ टाइम। तो अभी 1 महीना और जो है फेब के अंदर आप अपने पास थोड़ा सा रखिए, लेकिन उस हीट को फील कीजिए, वो जो गर्मी है ना यूपीएससी की, उसकी गर्मी से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए 8 से 10 घंटे पढ़ने की। जब तक आप मिडनाइट ऑयल बर्न नहीं करेंगे तब तक हेल्प कुछ होने वाली है नहीं। और
हम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में भी देखेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। जैसे आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले 40% टाइम अपने ऑप्शनल को दो। ऑप्शनल को दो का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शनल को रट्टा मारो, याद करो उसको ना, कम से कम एक बार पढ़ लो। प्रीलिम्स से 3 महीने पहले सिर्फ अगले 1 महीने में ना इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, जस्ट ऊपर ऊपर से। क्योंकि आपको ना, जैसे कि आपका अगर आप प्रीलिम्स में सक्सीड हो गए, आपको एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको पता है कि क्या चीज़ आपकी समझ में ईजिली आएगी, क्या लेट आएगी, क्या हार्ड है, क्या टफ है आपके लिए, और किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो उस समय के ऊपर इन चीज़ों में ब्लंडर्स ना करते हुए आपको अभी से एक हल्का हल्का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। राइट, सो ऑप्शनल को एक बार जरूर से ज़रूर पढ़ लें, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि प्री इज़ अ टिकट टू मेंस एंड मेंस इज़ अ टिकट टू सर्विस। तो सर्विस की टिकट के लिए ज़्यादा फोकस कीजिए, देन प्री की टिकट भी, मेंस की टिकट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 40% टाइम अपना जो है वो कोर सब्जेक्ट के ऊपर दीजिए। कोस्ट सब्जेक्ट जैसे कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने आपको ये बताया हुआ है। सबसे पहले आप फोकस करना शुरू कीजिए पॉलिटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर यू कांट टेक द सिली मिस्टेक्स। आप सिली मिस्टेक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो आपकी चीज़ों से हद से बाहर की बात है। अगर आपने पॉलिटी के अंदर मिस्टेक्स की, देन इट्स मीन्स कि आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और पॉलिटी की सिर्फ एक ही बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत, उससे ज़्यादा, उससे बढ़ के कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नो XYZ थिंग्स, जो होना होगा इसी में से हो जाएगा, जो नहीं आएगा वो किसी को भी नहीं आएगा। और एक दो सिली मिस्टेक जो करेंगे वो दुनिया करेगी, आप किसी और क्वेश्चन में करेंगे, कोई किसी और क्वेश्चन में करेगा, बट छोड़ो इसे। नेक्स्ट, सेकंड इज द इकोनॉमी। उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर फोकस कीजिए। लास्ट प्रीवियस ईयर के PYQs देखिए, उसमें देखिए वो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। स्कीम्स वगैरह को इकोनॉमी के अंदर कवर मत कीजिए, स्टैटिक पोर्शन को इकोनॉमी के अंदर कवर कीजिए, ठीक है। और क्योंकि स्कीम्स जो है ना वो आपके करंट अफेयर के अंदर ऑलरेडी कवर हो ही जाएंगी, तो स्कीम्स को वहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा। जब आप करंट अफेयर को इतना रिवाइज करोगे, करंट अफेयर के ऊपर आप फोकस दोगे, देन उसे करंट अफेयर के लिए छोड़ दीजिए। जो करंट के लायक चीज़ है उसे करंट में ही छोड़िए, बाकी बेसिक्स आप अपना कंप्लीट रखिए, ठीक है। फिर आपको थर्ड पे फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। कोई नई किताब नहीं है, अगर कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है स्पेक्ट्रम पढ़ते रहिए, NCERT पढ़ रहा है NCERT पढ़ते रहिए। नो नीड टू शिफ्ट टू द न्यू बुक्स, जो भी है जिसके ऊपर भी आप फेथ रखिए बस। फिर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को एक साथ पढ़िए। क्यों, दोनों ही चीज़ें जो हैं आपस में साइनर्जी क्रिएट करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। तो दोनों ही जब आपका एक साथ कवर होंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट भी रहेगा, ईजी भी रहेगा। फिर आपको एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। और इसके साथ आप मिडवियल का तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इनके लिए NCERT से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। जस्ट गो फॉर द NCERT। कोई बोलेगा एक XYZ बुक है उसे पढ़ लो, कोई बोलेगा CCRT पढ़ लो। ये जो XYZ CCRT ना, ये पढ़ने का समय अब निकल गया। इनको पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, ये इतनी मोटी मोटी किताब है, इनके अंदर सिर्फ आप एक बार गो थ्रू होगे, ठीक है। इसकी बजाय आप पॉलिटी को 10 बार रिवाइज कर लो, अपना जो एक क्वेश्चन जो है उसे गलत होने से बचा लो, और इनमें से ना 4-5 क्वेश्चन आएंगे पुअर कॉस्ट बेनिफिट है, बिल्कुल भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकलने वाला। कोई अगर 10 घंटे दे के आपसे एक क्वेश्चन ज़्यादा ठीक कर रहा है, और आप वही जो 10 घंटे किसी और टॉपिक में लगा के आप 3 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक कर रहे हो, तो 2 क्वेश्चन का आप लीड ले रहे हो यहाँ पे। सो डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ सच वन क्वेश्चन। आप अपने एम की तरफ फोकस कीजिए, आपको क्वालिफाई करना है। फिर साइंस एंड टेक के ऊपर हल्का फुल्का फोकस कीजिए, नो इश्यूज़ अबाउट दैट। और मिडवियल के अंदर आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर, साथ में एक टाइमलाइन के ऊपर और एक्सटेंड के ऊपर। उन राजाओं के नाम, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ये नहीं पूछी जाती UPSC के अंदर, तो उनको छोड़ के आप बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए कि टर्मिनोलॉजी क्या है और टाइमलाइन क्या है, उन राजाओं की पहले कौन बाद में कौन, ये कौन, ठीक है। और उनका लीनिएज के हिसाब से, और फिर उनका एक्सटेंड, अगर टाइम बचे तो एक्सटेंड, कि भाई किसने कहाँ तक कितना बड़ा एम्पायर था उसका, बस। अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो फॉर द एक्सटेंड। ये दोनों जो चीज़ें हैं आपकी टर्मिनोलॉजी और टाइमलाइन, दे आर इनफ फॉर दैट, नो इश्यूज़। फिर 40% आपने ऑप्शनल दे दिया, 40% आपने कोर अपना उस पर दे दिया सब्जेक्ट पे। अब 20% टाइम बचा, वो आप करंट अफेयर के ऊपर फोकस कीजिए, CSET के ऊपर फोकस कीजिए, और अपनी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। राइट, अब कहेंगे सर टेस्ट सीरीज़, ये आई ना बात, व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ का करें तो करें क्या, टेस्ट सीरीज़ है ना। सो इसका नाम सबसे पहले समझिए, टेस्ट, इट इज़ अ टेस्ट। ये आपका स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं हो सकता, दिस शुड नॉट बी योर स्टैंडर्ड मटेरियल। टेस्ट सीरीज़ से नोट्स मत बनाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज से नोट्स कुछ टॉपर्स बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रीलिम्स, या फिर मतलब वो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है। जिनका स्टैंडर्ड सोर्स कवर हो चुका है वो इसकी तरफ फोकस करते हैं, लेकिन जिसकी हिस्ट्री NCERT कंप्लीट नहीं हुई, जिसने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, या फिर जिसने लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी, और वो आगे सीधा टेस्ट सीरीज में से नोट्स बनाने की कोशिश करेगा, देन इट्स अ ब्लंडर, नो, हैवी नो, ठीक है। अगर आपका जो स्टैटिक स्टैंडर्ड मटेरियल है वो कवर हो चुका है, देन यू कुड ऑप्ट फॉर दिस, अदरवाइज डू नॉट डू दैट। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ठीक है। और
अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिकॉज यू नो द गेम कि आपके कम मार्क्स आएंगे, आपको एंजाइटी होगी, एंजाइटी के चक्कर के अंदर आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे ऑलरेडी कोचिंग माफियाज आपका पैसा हड़पने के लिए बैठे हुए हैं। सो डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ना सभी रोएंगे कि किसी टेस्ट से कुछ नहीं आया। जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उन सभी के अंदर सभी रोते हुए दिखाई देते हैं, यूपीएससी के अंदर एटलीस्ट, तो कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, ये पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, कहीं से कुछ नहीं आया, कहीं से कुछ नहीं आया, कहीं से कुछ नहीं आया। और जो जिसको आता है वो सभी को आता है। तो या तो इतना ईजी है या इतना टफ है, मॉडरेट चीज़ों के ऊपर ये रहम नहीं करते। सो दिस इज़ अ स्किल ऑफ यूपीएससी, क्योंकि वो भी सभी टेस्ट सीरीज़ परचेज करके रखते हैं। तो ये बात है, आपको ना इन अगर कम मार्क्स आए रोना नहीं है। तो इस टेस्ट का बेनिफिट क्या है भाई, कम मार्क्स आए रोना नहीं है। टेस्ट में से हम नोट्स बनाए ना, क्योंकि हमारा स्टैटिक कवर नहीं है, तो हम करें तो करें क्या टेस्ट का। अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कोशिश कीजिए क्या कि आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 80 से नीचे रहिए, ठीक है, 80 से कम रहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बेकार है तो आप 80-85 से ऊपर जाइए, ठीक है। आपको कितने मार्क करने हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से मार्क करने हैं, मार्किंग के अंदर आप कितना टाइम लेते हैं, जो गोला भर रहे हैं उसके अंदर किस स्ट्रेटजिक से आप भरें कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर इतने भरने हैं, सेकंड के अंदर इतना करना है, या आपको एक ही बारी में सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो भी आपको ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स लगानी है ना, वो यहाँ पे सीखिए, इन्हीं टेस्ट के थ्रू सीखिए। टाइमिंग्स को एडजस्ट करना सीखिए कि आप कितने टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, 2 आवर 1 आवर विद फिलिंग द OMR सर्कल्स। सो दिस विल प्रोवाइड यू द एज, और यही तो टेस्ट का मतलब होता है। और इन्हीं का आप बेनिफिट नहीं उठाते, बाकी इनको एज ए स्टैंडर्ड मटेरियल की तरह इनमें से नोट्स बनाने लग जाते हैं, अलग से बुक बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, और दुनिया भर के टॉपर्स और यूट्यूब की वीडियो देख देख के अपना दिमाग ख़राब करते हैं। पर चलिए, फिर भी आपको चीज़ समझ में आया। एंड में सिर्फ एक ही बात है, मार्शियन के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि आपको उस समय पे क्या लग रहा था, बोले सर कि एक के बाद एक ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो। एक प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करो, दूसरी प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करो, तीसरी प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करो। इन सब के बारे में बैठ के रो मत। तो जब धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाओगे ना, तब आखिरकार आप घर पहुंच ही जाओगे, तब आखिरकार आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ही लोगे। और इसी कॉन्फिडेंस और फेथ को आपको बनाए रखना है थ्रू आउट दिस जर्नी। यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्जाम, यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ। ये आपको हर चीज़ सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। 1 साल का, बाकी सभी एग्ज़ाम ना 1-1 2-2 दिन के होते हैं, ये कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम लेता है। फ्राइडे से स्टार्ट करता है संडे तक, फिर सैटरडे संडे, सुबह शाम 2 पेपर लेता है, ठीक है। 6 घंटे कौन बिठाता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस अटेंटिविटी के साथ, उस दिन बंदा कोई भी हो, मेंस वाले दिन, उस दिन 10 आवर्स, ठीक है। लोग कहते हैं ना 8 to 10 आवर्स नहीं पढ़ा जाता, उस दिन 10 आवर्स अटेंटिविटी के साथ काम करते हैं। सुबह 4-5 बजे उठना पढ़ना शुरू करते हैं और शाम के 10-11 बजे तक पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह 2 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते हैं। सो ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो असीमित है। आप कर सकते हैं, बट आप करना नहीं चाहेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी सक्सेस को हासिल कीजिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, और कोई नई चीज़ों के ऊपर ट्राई मत कीजिए। सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को फर्दर इफ़ समवन नीड एनी हेल्प, देन इट्स अ टेलीग्राम चैनल, आप इसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक्स्ट एट देयर इज़ अ कम्युनिटी, और वो पूरी कम्युनिटी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, तैयार रहेगी। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड अब से कंटिन्यूसली वीडियोज़ आती रहेंगी। हैव अ नाइस डे गाइज।